हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे याद कीजिए, हम थोड़ा सा अपने आप के इस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। सपोज दिस इज एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस सरफेस पे अपन ने किसी ब्लॉक को पुट कर रखा है। व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स P इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। P इज अप्लाइड फोर्स, F इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप इस अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन और इंक्रीज होगा। किसी एक इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। लेकिन इसके जस्ट मूव करने से पहले इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज जस्ट एट द वर्ज, मीन्स बिल्कुल चलने की कंडीशन पे होता है, लास्ट कंडीशन पे होता है। उसके बाद में क्या होगा? एक्चुअल मोशन शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाती है उसका नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देयर आर 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें से हम बात करते हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहला रूल कौन सा है? फर्स्ट लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। क्या कहता है? इफ F इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड R इज नॉर्मल रिएक्शन, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिमिटिंग रिएक्शन। देखो बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, आप आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक हमारे पास में कोई हल्की सी वस्तु है, यदि उसके ऊपर हम उसको पुल करेंगे, राइट, तो क्या होगा? इसको हम आसानी से पुल कर सकते हैं। बिकॉज इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइट, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, उसका मास कम होगा, मास कम होगा तो डाउनवर्ड जो वेट लगेगा वो कम होगा, वेट कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगी? कम होगी, राइट। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 सच दैट मास m1 इज लेस देन m2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास m1, वेट क्या होगा इसका? m1g, राइट। वेट इज m1g, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सपोज P is force in the forward direction, then force of friction will be in the backward direction। देखो अब दूसरा ब्लॉक हमने ये ले लिया जिसका मास कितना है? m2, वेट क्या होगा? m2g, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इसकी? R2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यदि हम बात करते हैं कि इसको पुल करें या इसको पुल करें, तो आप आसानी से कह सकते हो कि लाइटर हल्के ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान होता है, एक हैवी ऑब्जेक्ट को पुल करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये कहते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा, जितना मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसकी रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, और जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी उसको पुल करने के लिए हमें क्या चाहिए? अप्लाइड फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, राइट। और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है वो उतना ज़्यादा है। इट मीन्स जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा उसके लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट रूल यहीं से निकल के आता है कि फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ऑब्जेक्ट हैवी होगा नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है, राइट। तो इसको पुश करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, राइट, एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस फोर्स। दिस नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जेक्ट हैवी होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये फर्स्ट रूल है। अब इसको समझने के लिए देखो हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वहाँ से ये प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन increases with normal reaction. Suppose this is a smooth table, very smooth table, we can say that frictionless table है हमारे पास में, और and it is provided with a pulley। इस टेबल के साथ में ये एक पुली सिस्टम लगा रखा है अपन ने, और ये मान लेते हैं, let us consider any block of mass
एम। कोई ब्लॉक ले लिया जिसका मास कितना है एम, सो मास एम है तो वेट क्या होगा इसका एम जी, राइट। नॉर्मल रिएक्शन आर विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक के साथ में अपन ने ये कोई हुक लगा दिया। अब इस हुक के साथ में किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को, धागे को बांध के और धागे को ले आता मैं इस पुली सिस्टम पे, और इस एंड पे, धागे के दूसरे एंड पे कोई पेन लगा देते हैं। पेन का मतलब समझ रहे हो ना, वेट रखने वाली वस्तु जिसके ऊपर हम वेट रख सकें। जैसे तराजू होती है, गांव में देखा होगा ना आपने, तो तराजू होती है, एक तरफ कुछ सामान रखते हैं, एक तरफ कुछ रखते हैं, तो ये वो वाला पेन है, राइट। इस पेन में हम क्या करते हैं, वी कैन पुट वेट इन दिस पेन, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक। कैसे अप्लाई करेंगे, इस पेन में वेट रखते जाओ मिनिमम से शुरू करके। मान लो हमने पहले 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी रखा, उसके बाद में वेट को बढ़ाते जाओ। किसी एक कंडीशन पे क्या होगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो जस्ट मूव करने से पहले आप यहाँ पर वेट को नोट कीजिए कि हमने कितना वेट रखा। सो वेट इन दिस पेन विल exert या will be equal to applied force। we can say that इस पेन में हमने जो वेट रखा है ना, वो वास्तव में किसके बराबर है, applied force on this block in the forward direction, और we can say that P is equal to weight in this block, right। और अब इस कंडीशन में जब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल चलने की कंडीशन पे आ गया, तो we can say that P will be equal to F, applied force will be equal to force of limiting friction which is acting in forward direction, right। एक हो गया। अब यदि हम ये करते हैं कि इस ब्लॉक का एक आइडेंटिकल ब्लॉक, सिमिलर ब्लॉक एक को रख देते हैं जिसका मास भी कितना है, m ही है। एक दूसरा ब्लॉक और लेते हैं जो बिल्कुल इसके जैसा है, राइट, और इसके ऊपर पुट कर दिया हमने। नाउ वेट वास्तव में कितना हो गया, अब mg की जगह कितना होगा, mg प्लस mg। क्या ये ब्लॉक अभी भी मूव करेगा, वी कैन से दैट नो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, पहले से डबल होगी। पहले नॉर्मल रिएक्शन r थी, अब कितनी हो जाएगी 2r। अब क्या करना होगा, यदि हमें इसको मूव करवाना है, देन वी हैव टू पुट सम वेट इन द पेन अगेन, राइट। दोबारा से इसमें वेट इंक्रीज करेंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि जैसे ही इस पेन के अंदर जो वेट है, राइट, मान लो पहले हमने वेट पुट किया था W1, अब आप वेट बढ़ाते गए, जैसे ही वेट पहले वाले का दुगना हो जाएगा, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट जस्ट मूविंग। इसका मतलब आपने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन को डबल कर दिया, राइट। तो अप्लाई इसको मूव करवाने के लिए जो हमें अप्लाइड फोर्स चाहिए ना, वो भी कितना आया, पहले का डबल। सो वी कैन से दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो इंक्रीज्ड। अगर सेम फोर्स रहता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वेट बढ़ाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब आपने यहाँ इस ब्लॉक को डबल कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया, डबल। इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये था हमारे पास में फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहता है सेकंड लॉ, पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the other। जैसे हम यहाँ समझते हैं, if we apply force in the forward direction, then motion will be in the forward direction। then according to second law, ये जो limiting friction होगा, it will be opposite to the direction of motion। applied force in this direction, motion will be in this direction, then force of friction will be इन दिस डायरेक्शन। देखो इसी एक्सपेरिमेंट से हम इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, देन व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, व्हाट आर द डायरेक्शंस। वी नो दैट वेट इज ए फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो सरफेस है,
इट विल एग्जर्ट नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। दोनों बैलेंस हैं, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, राइट। इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन। नाउ इफ P is force equal to weight in the pen in the forward direction, then force of friction must be in backward direction। यदि force of friction backward direction में नहीं होता तो क्या होता, इस पेन में जस्ट थोड़ा सा भी हम वेट पुट कर देते ना तो क्या होता, इस वेट के साथ में इट विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट वी नो दैट वी हैव टू पुट सम वेट, राइट। इसके अंदर कुछ ना कुछ हम वेट पुट करते जाते हैं, तब ये ब्लॉक मूव करना शुरू करता है। सो ये पॉसिबल कब है, देयर इज सम फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होता ही नहीं तो आप इसमें बिल्कुल ना के बराबर फोर्स भी पुट कर देते तो भी ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। इसका मतलब इफ P is applied force in forward direction, then limiting friction will have to act in opposite to motion in forward, friction in backward direction. So we can say that the force of friction is opposite to the direction of motion. This is second law. Third law, क्या कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is independent of apparent area of contact so long as normal reaction between the two bodies in contact remains same। क्या कहता है ये कि जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन का मतलब अब क्या हो गया, जब तक इस ब्लॉक का वेट सेम रहेगा तब तक इन दोनों सरफेस के बीच में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, उसको आप कितना भी कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, जब तक हम इस नॉर्मल रिएक्शन को चेंज नहीं करेंगे तब तक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन विल रिमेन सेम। ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिमेन सेम। कब तक सेम रहेगा, जब तक नॉर्मल रिएक्शन को हम सेम रखेंगे। इट मीन्स फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दिस अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। जैसा हम फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, राइट। देखो इस बात को हम यूँ समझ सकते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास में एक सरफेस है, दिस इज वन सरफेस, इसके ऊपर हमने ये दूसरा ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, तो जहाँ तक हमें ये वाला ऑब्जेक्ट इस सरफेस को टच कर रहा है, दिस इज अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। अब इसको हम यूँ पुट करने के बजाय अगर हम यूँ पुट कर देते हैं, देन अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज चेंज। देखो इसको हमने यूँ पुट कर दिया, पहले ये वाला सरफेस था, देखो अगर ये वाला सरफेस है तो इसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर इसको यूँ पुट करेंगे अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा। अब इसको यूँ पुट करने के बजाय मैंने यूँ पुट कर दिया, ये वाला सरफेस यहाँ पुट कर देता हूँ, ये सरफेस पुट किया तो क्या हुआ, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, राइट, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। अब यदि इसको हम और भी कम कर देते हैं, यूँ पुट कर देते हैं, अगर इसको हम इस सरफेस पे यूँ पुट कर दें, वी हैव नॉट चेंज इट्स मास को चेंज नहीं किया, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी चेंज नहीं होगी, लेकिन अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में काफ़ी कम हो गया। तो लॉ क्या कहता है कि अभी भी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो उतना ही रहेगा। अगर मैं इसका एक किनारा भी टिका देता ना, बिल्कुल एक किनारा भी टिका देता, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये बुक है हमारे पास में, इस बुक को हमने यहाँ रख दिया, यूँ इस सरफेस पे रख दिया, राइट, जैसे बुक को टेबल पे रखें तो अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये पूरे का पूरा होगा। अब इस बुक को यूँ रखने के तुलना में यदि हम इसको यूँ पुट कर देते हैं, अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और भी कम हो गया, तो भी इस लॉ के अनुसार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। अगर इस बुक का ये वाला कॉर्नर भी रख देते हैं तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, उतना ही रहेगा। और इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, जहाँ पर हमने मॉडर्न व्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ हमने एक्सप्लेन किया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि विद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एडेसिव फोर्स बढ़ेगा तो क्या होता है, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एडेसिव फोर्स बढ़ेगा। यदि हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं, राइट, तो क्या होगा, प्रेशर इज, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। इफ यू इंक्रीज द एरिया तो ये एडेसिव फोर्स भी बढ़ता है। यदि आप एरिया को डिक्रीज करोगे तो ये एडेसिव फोर्स भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। देन दिस एडेसिव प्रेशर
रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया, राइट। ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या रहता है, जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसको हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में, जहाँ पर हमने पढ़ा था व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, राइट। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो फोर्थ लॉ पे आने से पहले हम जो थर्ड लॉ है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखो हमने क्या कहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, राइट। सपोज ये जो हमारे पास में ब्लॉक था, इसके साथ हमने एक दूसरा ब्लॉक और बनाया था, उस ब्लॉक को हम यहाँ पुट कर दें, राइट। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, डबल होगी, राइट। तो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स में हमें क्या करना पड़ा था, आपको याद होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, यदि हम नॉर्मल रिएक्शन को डबल करेंगे तो इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए इस पेन में जो वेट डाला तो वो पहले से जस्ट डबल हो गया। अब देखो इस ब्लॉक को हमने इस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम है। अब यदि इसी ब्लॉक को हम ऊपर रखने के बजाय इस टेबल के साथ में यहाँ पुट कर देते हैं, बिल्कुल इसके बैक टू बैक पुट कर दिया, राइट, दोनों को टाई अप कर देते हैं, तो क्या हुआ, एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया। अभी भी इनको मूव करवाने के लिए हमें इस पेन में जो वेट चाहिए ना वो उतना ही चाहिए जितना इस ब्लॉक को ऊपर रखा हुआ था। इसका मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट चाहे इतना हो चाहिए हो, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दीज ब्लॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। Fourth is very interesting. Force of limiting friction between any two bodies in contact depends on the nature of material of the surface in contact. कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास में दो बॉडीज, राइट, दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज surface in contact, this is surface in contact between these two bodies A and B, right। अब ये जो लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, दिस फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। जैसे हम एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमारे पास में ये ब्लॉक हमने एम मास का ब्लॉक, पहले हम लेते हैं वुड, लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, फिर मास सेम रखते हैं, रबर का ले लेते हैं, फिर मास उतना ही ले लेते हैं, सपोज दिस इज ऑफ एनी मेटल। अब यदि इसको मूव करवाने के लिए पहले हमने ये ब्लॉक वुड का लिया, इस पेन में आप वेट रखना और उस वेट को हम नोट करेंगे, फिर रबर को रखेंगे, फिर हम वेट को नोट करेंगे, फिर मेटल को रखेंगे, फिर यहाँ पर इसको मूव करवाने के लिए जो मिनिमम वेट चाहिए उसको नोट करेंगे। हमें क्या मिलेगा, तीनों केस में इस पेन के अंदर जो वेट है दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सरफेसेस। हमने देखो वुड लिया, रबर लिया, मेटल लिया, इसका मतलब नेचर ऑफ सरफेस को चेंज कर दिया। जैसे ही नेचर ऑफ सरफेस को चेंज किया, क्या मिलेगा हमें, जो इसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए, या यूँ कह दूँ कि इस पेन में जो वेट होगा वह डिफरेंट होगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, राइट। अगर हम इन तीनों की जगह सिंपल यही ब्लॉक है, इस ब्लॉक का ये वाला हिस्सा रफ कर देते हैं और ये वाला हिस्सा बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। अब इसको, इस ब्लॉक को एक बार हम इसकी ये साइड रखें और एक बार पलट के उसका जो स्मूथ सरफेस है वो रख देंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, वी विल फाइंड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सरफेसेस। देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं टायर्स की बात करते हैं, टायर्स आर मेड ऑफ रबर, इसलिए बनाए जाते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर टायर्स को हम रबर की जगह किसके बना देते, मेटल के बना देते, लोहे के बना देते, कभी पंचर ही नहीं होते, कभी टूटते ही नहीं, लेकिन उस केस में क्या होता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड वुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो वहाँ पर मेटल्स के टायर को मूव करवाने के लिए इंजन के द्वारा जो वर्क होता है तो बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो भी एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक तो गीला फर्श हो, राइट, वेट फ्लोर,
इज स्लिपरी, है ना। गीला फर्श का भी देखा होगा ना, बारिश में यदि हम दौड़ लगाते हैं स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसी रोड पे यदि आप सूखे ड्राई रोड पे दौड़ोगे और स्लिप होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन उसी रोड पे आपने थोड़ा पानी डाल दिया, बारिश में दौड़ने लगे तो क्या हो गया, जो नेचर ऑफ सरफेस है वो चेंज हो गई। जैसे ही नेचर ऑफ सरफेस चेंज होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, हम जूते चप्पल की बात करते हैं, यदि हमारे जूते चप्पल की जो सोल है वो घिस जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है, देखो आप बड़ा कॉमन सा एक्सपीरियंस है, यदि आप बाथरूम में पुरानी चप्पल लेके चले जाते हो तो पुरानी चप्पल बहुत स्लिपरी होती हैं। उसकी तुलना में क्या होता है, जो नई जो चप्पल होती है उनका जो सरफेस है नीचे वो कैसा होता है, रफ होता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या बढ़ जाता है, उस रफनेस के साथ में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फोर्थ लॉ क्या कहता है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में concept laws of limiting friction. If you like the video, then please give a like, share it, subscribe it. Thanks and keep on watching.